हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 22 अक्टूबर 2020 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है, LIC ने एक स्कीम लॉन्च की है, पेंशन स्कीम। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने न्यू जीवन शांति प्लान, क्या नाम है स्कीम का, न्यू जीवन शांति प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, सिंगल प्रीमियम डिफर्ड एन्युटी प्लान है। ठीक है, अब इसमें जो एन्युटी रेट है वो स्टार्टिंग में ही, जब से पॉलिसी का इंसेप्शन किया गया तभी ये एन्युटी रेट जो है गारंटीड किए जाएंगे। एंड एन्युटीज़ जो है वो पेबल है पोस्ट डिफरमेंट पीरियड में भी थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन्युएंट, है ना। कि मतलब अगर जैसे अगर इस जो डिफरमेंट पीरियड होता है उसके बीच में अगर मृत्यु भी हो जाती है ना, तो उसके बाद जो उसका नॉमिनी होगा उसको ये मिलती रहेगी पेमेंट। एंड दिस प्लान कैन बी परचेज ऑफलाइन भी इसको लिया जा सकता है, ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। अक्टूबर 21 से ही हो रहा है। एंड LIC ने बोला है कि मिनिमम परचेज जो प्राइस है इसका 1.50 लाख। ठीक है, तो आपको इसको मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए 50,000 से ये स्टार्ट है। ठीक है, शायद यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं हुआ है बट मैंने देखा था इसको डिटेल में, तो 50,000 है। ओके, और ये मतलब डिफरमेंट प्लान, अगर आपको जो डिफरमेंट पीरियड है वो समझ नहीं आ रहा हो, तो एक ऐसा पीरियड होता है कि जब जो बोरोवर्स रहते हैं उनको ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता है इस दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरमेंट पीरियड है वो कितना है, अगर बैंकिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये होगा आपका 1 साल से लेके 12 साल तक। ठीक है, 1 ईयर टू 12 ईयर्स तक। और जो एज है इसमें कौन से एज ग्रुप के लोग मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, तो 30 टू 79 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ है 30 टू 79 ईयर्स। और 12,000 जो है मतलब जो मिनिमम एनुअल इनकम है तो इससे ये होगी। ठीक है, और बाकी ये यही है कि एक तो सिंगल लाइफ के लिए हो सकती है, एक जॉइंट लाइफ के लिए। सिंगल लाइफ में वही कि डिफरमेंट पीरियड के बाद जो भी एन्युटी जो पेमेंट जिनको मिलती थी, अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद नॉमिनी को फ़ायदा होगा। और जॉइंट लाइफ में भी यही है कि डिफरमेंट के दौरान अगर है ना, मतलब डिफरमेंट जॉइंट एन्युटी में ये है कि जैसे एक फैमिली है ना, तो उसके 2 लोगों के बीच हो सकता है, हस्बैंड वाइफ या फिर 2 बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में। ठीक है, ब्रदर सिस्टर, तो इनके बीच में होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसको याद रखना। द मोड्स ऑफ एन्युटी अवेलेबल आर ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली एंड मंथली। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 टू 79। तो दैट्स इट। सब नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया डोर स्टेप ऑफ रिवाइवल प्रोसेस। तो RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, तो यहाँ पे ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि ये एक बुक लॉन्च कर रहे थे। और वो बुक किसके द्वारा रिटन है, रिटन बाय NK सिंह। ठीक है, जो हमारे फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एंड करंट चेयरमैन ऑफ NK सिंह। तो लॉन्च ऑफ द बुक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ठीक है, ये बुक का नाम देख लो, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, रिटन बाय फॉर्मर ब्यूरोक्रेट। ये हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग रिंग साइड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है NCLAT के बारे में है कि डिस्कॉम जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं PPA। ठीक है, अमिट कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान में जो पावर परचेस एग्रीमेंट है वो यहाँ पे जो है कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्कॉम्स यानी कि जो पावर कंपनियां हैं वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम NCLAT के बारे में देख लेते हैं कि NCLAT क्या है। ठीक है, और मतलब अभी देखेंगे, पहले आप ये जो आंसर है इनके मतलब क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए। वन लाइनर ये है, घर तक फाइबर स्कीम वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो ये बताना है आपको, A बिहार, B उत्तर प्रदेश, C वेस्ट बंगाल एंड D उड़ीसा। और एक और चीज़ बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी। बुरकुंड आइलैंड जो है इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बुरकुंड जो आइलैंड है, बुरकुंड आइलैंड, ये कौन सी लेक में सिचुएटेड है, लोकटक लेक, चिल्का लेक, वुलर लेक, पुलिकट लेक। ठीक है, तो आप इसको गूगल करें, सर्च करो इंटरनेट पे, और ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप ट्राई कीजिए देना। ठीक है, और घर तक फाइबर स्कीम। और एक और है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कौन से स्टेट में, तो असम, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इसमें चूज़ करना है। अभी हम NCLAT के बारे में देख लेते हैं। रिलेटेड टू यहाँ पे NCLAT के बारे में हमने देखा, पता नहीं, मुझे पता नहीं देखा है नहीं देखा, एक बार
तो यहाँ पे NCLT के बारे में देख लेते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 का था, उसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कंपनीज एक्ट 2013। और ये जो है अपील सुनता है जो भी ऑर्डर पास हुए होते हैं, ठीक है। सेक्शन 61 जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का, जो इसका जो बोर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड इंडिया अंडर सेक्शन 202, ठीक है, इनकी भी सुनवाई NCLT में की जाती है। एंड सेक्शन 211 ऑफ IBC एंड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, ठीक है। तो NCLT के द्वारा भी जो अपीलें होती है वो NCLT में की जाती है, नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल, ओके। और जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं एक ट्रिब्यूनल के, चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, और वो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद, ओके। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द टेक्निकल मेंबर्स वो अपॉइंट किए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट मेंबर है, इनको आप देखो ध्यान से, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। कि चीफ जस्टिस होते हैं और उनके नॉमिनी एज अ चेयरपर्सन, और जो हाई कोर्ट के और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर सीनियर जज होते हैं, मेंबर इसके होते हैं, सेक्रेटरी इन द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, जो इनको सिलेक्ट करते हैं, किसको, ट्रिब्यूनल के टेक्निकल मेंबर्स को, ओके। और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेंबर होते हैं, और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री से होते हैं मेंबर, ठीक है। अब जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, ये शुड बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और शुड बी जज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इतना एलिजिबिलिटी उनको होना चाहिए। एंड जुडिशियल मेंबर भी होते हैं हाई कोर्ट के, है ना, ऑफ ट्रिब्यूनल 5 years और मोर, या फिर वो टेक्निकल मेंबर की बात करें तो पर्सन होना चाहिए विद प्रूवन एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हैविंग स्पेशल एक्सपीरियंस इन 25 years और मोर इन स्पेसिफाइड एरियाज, ठीक है। तो चेयरपर्सन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो। जुडिशियल मेंबर का बता दिया है कि हाई कोर्ट या फिर जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल 5 years तक वो रहा हो, है ना, किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो। टेक्निकल मेंबर की यही है कि उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 25 साल का, है ना। अब जो टर्म है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इज 5 years एंड ये रीअपॉइंटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। 5 सालों के लिए आगे एडिशनल रीअपॉइंटमेंट भी इनका किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे तो ये बताया ना, इंडिया जर्मनी फ्लाइट्स अंडर एयर बबल रिज्यूम, ठीक है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के सामने हमने एयर बबल के तहत हम मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है सीकिंग सोलर सिस्टम सीक्रेट्स, NASA नासा स्पेसक्राफ्ट ब्रीफली लैंड्स ऑन एस्ट्रॉइड, है ना। तो हमने बेनू के बारे में पढ़ा था। बेनू एक एस्ट्रॉइड है जो 1999 में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। 19 एस्ट्रॉइड को शायद हिंदी में धूमकेतु बोलते हैं ना, धूमकेतु ही बोलते हैं ना एस्ट्रॉइड। तो 1999 में ये हुआ था, और ये क्या है, कार्बन रिच एस्ट्रॉइड है, ठीक है, कार्बन रिच एस्ट्रॉइड है ये है। और ये बिल्कुल ब्लैक है, ब्लैक इन कलर, है ना, ब्लैक इन कलर, एंड इट इज़ अबाउट 1600 feet वाइड। एंड इसको अगर कंपेयर करें द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से, विच इज़ 1454 feet टॉल, है ना, जो उसका एंटीना है वो भी। और जो इसमें मटेरियल्स हैं वो इंट्रिगिंग है, बिकॉज एस्ट्रॉइड लाइक बेनू मे हैव सीडेड अर्थ विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लाइफ, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है नासा के जो साइंटिस्ट हैं उनको एक जो लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये जो ऑसिरिक्स स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, ऑसिरिस रेस्क, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट प्राइमरी सैंपल कलेक्शन साइट नेम्ड नाइटिंगेल, ठीक है। तो ये नाइटिंगेल इसका नाम रखा है ऑन द एस्ट्रॉइड बेनू, और यहाँ से जो थे सैंपल लेके आए थे, तो उसको ही यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ बोलेगी द एस्ट्रॉइड्स आर लाइक टाइम कैप्सूल्स फ्लोटिंग इन स्पेस दैट कैन प्रोवाइड अ फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम, है ना। तो इससे हमें जो फॉसिल रिकॉर्ड है उससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम जो है इवॉल्व हुआ। और बहुत सारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं इंक्लूडिंग बेनू क्रॉस द ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड कुड कोलाइड विद आवर प्लैनेट समडे, है ना। तो किसी टाइम पे उन्होंने हमारे अर्थ में ऑर्बिट करके हमारे जो प्लैनेट है उससे कोलाइड किया होगा। और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज स्पेस रॉक्स विच कम इन मैनी टाइप्स कुड एड ह्यूमैनिटीज एबिलिटी टू डाइवर्ट वन दैट माइट स्लैम इनटू अर्थ, है ना। तो ऑसिरिक्स जो है शॉर्टनिंग ऑफ, क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म भी देख लो, O फॉर ओरिजिन्स, S फॉर स्पेक्ट्रल, I for interpretation and R for resources and I for identification and S for security। और रेक्स मतलब क्या है, RE for regolith and explorer, ठीक है, रेक्स रेगोलिथ एक्सप्लोरर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है।
और ये बोला जा रहा है कि इसका नाम जो है रखा गया था वो एक इजिप्शियन गॉड है हु वाज द लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड बट हु आल्सो रिप्रेजेंटेड, है ना, सीड्स ऑफ रीजनरेशन टू अ न्यू लाइफ। तो इनके नाम पे मतलब इनका नाम ओसिरिस ओसिरिस रखा गया, ओसिरिस रेक्स मिशन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और बाकी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल वॉलंटरीज डाइज इन ब्राज़ील। ठीक है, तो ये जिस पे वॉलंटियर्स पे जो वैक्सीन ट्रायल किया गया था एस्ट्राजेनेका का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, तो कोविड-19 वैक्सीन का, तो उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन ये बोल रहे हैं कि फिर भी जो ट्रायल है वो कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे लागोस देख सकते हो, ये लॉकडाउन हो गया है, आर्मी अंडर स्क्रूटनी आफ्टर प्रोटेस्टर्स फायर्ड ऑन, है ना। तो यहाँ पे लागोस आपको बताना चाहिए कि कहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो ये नाइजीरिया की बिगेस्ट सिटी है। ऑन वेंसडे डे आफ्टर सोल्जर्स, ठीक है, तो नाइजीरिया की कौन सी बिगेस्ट सिटी ऑफ नाइजीरिया, लागोस। ठीक है, एनसीईआरटी में हमने देखा होगा क्लास 6 की है, तो ये है। सो सॉरी फॉर डिले। सो हम यहाँ पे लागोस के बारे में देख रहे थे। लागोस जो है सिटी है नाइजीरिया की लार्जेस्ट सिटी, है ना, स्प्रॉल्स इनलैंड फ्रॉम द गल्फ ऑफ गुयाना क्रॉस लागोस लेगून। तो यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड भी है, फाइनेंशियल सेंटर है। ठीक है, तो बस ये लोकेशन देख लो आप कहाँ पे है ये। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और नाइजीरिया में ये है। ठीक है, गल्फ ऑफ गुयाना ये है, और ये सारी भी सिटीज़ कुछ इसको याद रखना। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। 15 किल्ड इन स्टैम्पेड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैम्पेड में जो था भगदड़ में 15 लोगों की मृत्यु हो गई अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, तो वो ये है अफ़गानिस्तान में। 1000 अफ़गान्स गैदर नियर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट। ठीक है, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के पास ये थे। 11 ऑफ द 15 विक्टिम्स वर वुमेन। और यहाँ पे जो दूसरी न्यूज़ है, पाक अनलाइकली टू एग्जिस्ट FATF ग्रे लिस्ट बट अवॉइड्स ब्लैक लिस्ट, है ना। तो ब्लैक लिस्ट में भी पाकिस्तान अभी नहीं आया है, लेकिन वो इतना तो तय है कि FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान रहेगा ही। ठीक है, तो जो पेरिस बेस्ड ग्लोबल वॉच इसको बोला जाता है, ग्लोबल वॉच डॉग। ठीक है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है FATF का। तो इनकी एक वर्चुअल मीटिंग सेशन है, अक्टूबर 21 to 23 तक ये चल रहा है। सो इट विल रिव्यू पाकिस्तान प्रोग्रेस ऑन 27 पॉइंट, है ना। जो 27 पॉइंट जो एक्शन प्लान इन्होंने मांगा था पाकिस्तान से कि आप ये जो अगर इसमें सारे पॉइंट्स में आप इसमें वर्क करोगे तो आपको जो है FATF की ग्रे लिस्ट से भी बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी नहीं किया है, 21 पॉइंट्स पे ही उन्होंने अभी तक कुछ किया है पाकिस्तान ने। तो एक बार FATF के बारे में देख लेते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क। सो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1989 में इन द इनिशिएटिव ऑफ G7। ठीक है, जो G7 कंट्रीज़ है ना, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और या फिर आप अपने जो नोट्स हैं उसमें ऐड ऑन कर लीजिए कि G7 कंट्रीज़ के इनिशिएटिव से 1989 में ये बना था। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं G7 में वो आप बता सकते हो। 1989 में पॉलिसी मेकिंग बॉडी है विच वर्क्स टू जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। और जो इसका सेक्रेटरीट है एट द OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। ठीक है, पेरिस में। रोल एंड फंक्शन से यही पता है कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने के लिए, ठीक है, 2001 में FATF ने फिर इसका जो मैंडेट था वो भी एक्सपेंड कर दिया था। ठीक है, जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसमें 2001 में इन्होंने ऐड कर दी थी कि इसके लिए भी, पहले बस ये मनी लॉन्ड्रिंग को ही देखता था। फिर 2012 में इट एडेड रिफर्स टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और इसके 37 सदस्य देश हैं अभी। ठीक है, 27 मेंबर्स जुरिस्डिक्शन, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो आपको पता ही चल गया है। इसकी ब्लैक लिस्ट में क्या है कि जो भी कंट्रीज़ हैं जो मतलब नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज रहेंगी, NCCTs, ठीक है, तो उनको कहाँ डाला जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज़ होंगी जो ब्लैक लिस्ट में डाली जाएंगी उनमें से मतलब जो टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हों, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, और जो FATF फिर रिवाइज करेगा ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली, और एडिंग होती रहेंगी, डिलीटिंग होती रहेंगी, है ना, जिसने मतलब जो खरा उतर गया उस पर नॉर्म्स पे। सो ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्रीज आएंगी, जो सेफ हेवन, है ना, जो कंसीडर करती हैं सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, आप पुट इन द FATF ग्रे लिस्ट, है ना। तो ये चीज़ है।
और इनको वार्न किया जाएगा कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा अगर आप इसको सही नहीं करते हो। तो कंसीडर्ड इन द ग्रे लिस्ट क्या फेस करेंगे, उनमें इकोनॉमिक सैंक्शन लग सकते हैं जो वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है रिनाउंड, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड ADB के। एंड प्रॉब्लम जो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, अगर उनको लोन के लिए भी अप्लाई करना पड़ रहा है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से, दूसरे कंट्री से, और साथ में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी काफ़ी रिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। इंटरनेशनली उनका बॉयकॉट भी हो सकता है। प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते हैं FATF प्लेनरी फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को याद रखना, 1989 37 कंट्रीज़, ओके। अब यहाँ पे फ्रांसिस मेक्स हिस्टोरिक स्टेटमेंट इन न्यू डॉक्यूमेंट्री। तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल चीज़ ही हुई है, क्योंकि पोप ने थोड़ा सा जो अपना इंस्टेंस था, जो पास्ट में जो चर्च का पोजीशन थी होमोसेक्सुअलिटी पे, कि मतलब जो सेम सेक्स कपल होते हैं उनको क्योंकि अलाउड नहीं किया जाता था, है ना, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि होमोसेक्सुअल पीपल हैव द राइट टू बी इन अ फैमिली, दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और वो क्या है, यू कैन नॉट किक समवन आउट ऑफ अ फैमिली नॉर मेक देयर लाइफ मिजरेबल फॉर दिस, वट वी हैव टू हैव अ सिविल यूनियन लॉ एंड दैट वे दे आर लीगली कवर्ड, है ना। तो एक सिविल एक यूनियन लॉ भी होना चाहिए, इसकी भी बात की है। अगर हम ट्रेडिशनली इनकी पोजीशन देखें तो कैसी थी चर्च की पोजीशन होमोसेक्सुअलिटी को लेके। हिस्टोरिकली चर्च जो था कंडेम करता था, निंदा करता था होमोसेक्सुअलिटी की, हैज़ इवन सॉट टू पनिश गे पीपल, इवन जो गे पीपल थे उनको पनिश भी किया जाता था, है ना, उसकी भी बात करता था। चर्च ऑल्सो एक्टिवली सॉट टू अपोज द गे राइट्स मूवमेंट का भी अपोज किया। 2003 में वेटिकन ने एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ किया कि वो होमोसेक्सुअल जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनको एक वो होमोसेक्सुअलिटी को कभी भी मतलब ये जो बिहेवियर है उसको एक अप्रूवल नहीं दे सकते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लीगल रिकॉग्नाइजेशन होमोसेक्सुअल यूनियंस को नहीं मिल सकती, है ना। तो ये इसमें बात की गई थी। अभी यहाँ पे इंस्टेंस चेंज हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इट विल टेक फॉर जेट एयरवेज टू फ्लाई अगैन, है ना। तो ये मतलब इतना बस यही है कि जो ग्रुप ऑफ लैंडर्स है तो उन्होंने अप्रूव किया है अ बिड बाय कंजोर्टेरियम फॉर रिवाइवल ऑफ जेट एयरवेज के लिए, ठीक है। तो 2018 से ये मतलब नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड, और ये पहला ऐसा स्टेप हो जाएगा जो पॉसिबल करेगा टर्न अराउंड ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट प्राइवेट एयरलाइन, है। तो जेट एयरवेज जो है क्रेडिटर्स, यहाँ पे यही सब चीज़ें, लेंडर्स है अप्रूव्ड अ बिड बाय कंसोर्टियम टू रिवाइव द एयरलाइन को रिवाइव करने के लिए। इसके बारे में हमने कल काफ़ी डिस्कस किया है, US यूज गूगल व्हाट इट मीन्स, है ना। तो अभी आपको पता है कि गूगल का किस तरीके से मोनोपोली मतलब पूरे अगर डिजिटल मार्केट प्लेस से, और हम अगर जैसे जो उनका एक जो सर्च इंजन होता है वहाँ पे भी, है ना, हर जगह में वो अपनी मोनोपोली को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी के वजह से मतलब यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है तो उन्होंने गूगल को समन भेजा है कि कंपनी जो है अपनी डोमिनेंट पोजीशन इसको अब्यूज़ कर रही है, और बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको और जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी हार्म इससे हो रहा है ना। 11 US स्टेट इन्होंने ज्वाइन किया है एंटी ट्रस्ट लॉ सूट अगेंस्ट गूगल फॉर अनलॉफुली मेंटेनिंग अ मोनोपोली इन जनरल सर्च सर्विसेज, है ना। सर्च सर्विसेज और जो सर्च एडवर्टाइजिंग है तो वहाँ पे भी वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, कि मतलब एक तरह से वो क्या कर दे रहे हैं, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना दे रहे हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट कर दे रहे हैं गूगल को, ताकि जैसे लोग जो क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, UC ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, ये सब चीज़ों को भूल जाएं और यहाँ से लोग इसके ही यूज टू हो जाएं, है ना। ऐसा हो भी रहा है क्योंकि जनरली लोग गूगल ही प्रेफर कर रहे हैं। तो उनका गूगल का यही कहना है कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये कस्टमर है जो चूज़ कर रहे हैं ना, ये उनकी चॉइस है और उनको कोई बेहतर अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है, इसलिए दे आर यूजिंग गूगल, है ना। तो ये चीज़ है। और अगर बाकी जैसे डिजिटल जो सर्विसेज हैं, है ना, तो उसमें भी ये सब चीज़ थी कि जैसे गूगल पे है वो हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से पेटीएम वगैरह का जो हुआ था, मतलब बीच में जो कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया था प्ले स्टोर से, फिर उसको कर दिया गया था रिवाइव, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हैं। देन यहाँ पे है इंडिजिनस स्टेल्थ शिप टू बी कमीशन टुडे। तो यहाँ पे अगर आता है तो INS कवरती, ठीक है। तो INS कवरती जो है ये इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ASW, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ओके। इंडिजिनसली मतलब बिल्ड है ये। स्टेल्थ कवर्ट इज सेट टू बी कमीशन इनटू इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में जनरल जो एयर आर्मी चीफ जनरल है MM नरवाने, तो इन्होंने बोला है कि जो नेवल डॉकयार्ड है विशाखापट्टनम में, तो यहाँ पे इसको कमीशन किया जाएगा
एंड किसके द्वारा ये डिज़ाइन की गई है, तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। नेवी इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन DND एंड बिल्ट बाय गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, कोलकाता में ये है। GRSE क्या है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। और डिज़ाइन किसके द्वारा की गई है, इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, ठीक है, तो इनके द्वारा बिल्ड की डिज़ाइन की गई है और बिल्ड की गई है GRSE के द्वारा। तो ये ग्रोइंग कैपेबिलिटी शो करेगी, पोर्ट्रे करेगी नेवी की एंड GRSE की। द नेशन इज़, क्योंकि हमारा जो नेशन है वो एक तरह से सेल्फ रिलायंट बन रहा है, हम इंडिजनाइजेशन जो है बहुत सारी चीज़ों का कर रहे हैं, ये हमारे एक्सेंचुएट कर रहा है, हमारे जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर भारत का, उसको काफ़ी बूस्टअप दे रहा है ना। सो केपेबल है ये डिटेक्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग सबमरीन्स इन एडिशन टू ASW कैपेबिलिटीज़। तो ASW याद रखना है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़। और ये जो है इसका क्रेडिबल, काफ़ी क्रेडिबल ये होगी सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी में, एट गुड इंड्योरेंस फॉर लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। अब इसका जो नेम था ये लिया गया है एड्सवेल आइनस कवरती विच वॉज एन अर्नाला क्लास मिसाइल कवर्ड। The older Kavrati distinguished itself by operating support of Bangladeshi liberation 1971, तो ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, पोम्पियो एस्पेक्ट टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर इंडिया US 2+2 डायलॉग, ठीक है। तो जो फर्स्ट 2+2 मिनिस्टर डायलॉग्स था वो कब हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था सितंबर 2018 में, और जो वाशिंगटन 2019 में। अब ये जो है तीसरा ये हो रहा है, ठीक है, तीसरा होगा। एंड इसमें क्या चीज़ क्या बातचीत होगी, जो हमारे मतलब जितने भी USA के साथ जो रिलेशन है, अभी एक तो BECA हमने कल ही पढ़ा था, वो पैक्ट होगा मिलिट्री कोऑपरेशन को जो बढ़ावा देगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये जो माइक पोम्पियो है काफ़ी सारी जगह जाएंगे, जैसे एशिया की ट्रिप भी है अक्टूबर 25 to 30, है ना। कोलंबो जाएंगे, श्रीलंका में जो उनकी जो पार्टनरशिप है, उनके जो कॉमन गोल्स हैं फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन वाले, उसको भी वो वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर वो माले जाएंगे, तो माले के साथ किस तरीके के मैरीटाइम सिक्योरिटी टू टेररिज्म जो रिलेशंस है ना रीजनल, वो सब देखेंगे। देन जकार्ता इंडोनेशिया में भी वो जाएंगे। तो इस तरीके से USA किस किस देशों को मतलब कहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। इंडिया सेंड्स बैक PLA सोल्जर, है ना, तो जो भटकते भूलते हुए इंडिया की टेरिटरी में आ गया था चाइनीज़ सोल्जर, तो उनको हमने ऑब्वियसली हम तो वापस कर ही देते हैं ना, ईजीली हम रिटर्न कर देते हैं ना, हम ऐसा ज़्यादा फालतू का टाइम वाइम नहीं ख़राब करते अपना भी और दूसरी कंट्री का भी, लाइक चाइना। सो बैक ऑन ट्रैक मंथ्स आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ ऑल रेलवे सर्विस द शिमला टॉय ट्रेन, ठीक है, ये टॉय ट्रेन है, ये दोबारा से चल रही है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट यहाँ पे है नो सॉफ्टवेयर फॉर जस्टिस। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल लिखा गया है जया जेटली के द्वारा, नो सॉफ्टवेयर फॉर जस्टिस। तो यहाँ पे अभी वर्चुअल कोर्ट की बात हुई थी, है ना, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस। तो इनकी जो रिसेंट की रिपोर्ट थी, इन्होंने इसमें ये रिकमेंड किया था कि जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं, ठीक है, चाहे मतलब पेंडेमिक अभी चला भी जाए, तो पेंडेमिक ख़त्म होने के बाद भी वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू हियरिंग होनी चाहिए, कोर्ट्स मतलब जो केसेस हैं ना। तो ये चीज़ बोला गया है इन्होंने, क्योंकि ये पॉइंट दिया था, क्योंकि जो डिजिटल जस्टिस होता है वो सस्ता भी होता है और फास्टर भी होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक जो हैंडीकैप्स जो सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, और ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है जो वल्नरेबल विटनेस होते हैं, है ना, प्रोवाइडिंग टेस्टिमनी, और एक्सपीडिएट करता है प्रोसेस को, प्रोसीजर को, एंड इम्प्रूवमेंट करता है। जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट्स थे, दे आर मोस्ट अफोर्डेबल, सिटीजन फ्रेंडली एंड ऑफर ग्रेटर एक्सेस टू जस्टिस। तो ये चीज़ बोली गई है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें डिस्कस की गई हैं कि जैसे जो फिजिकल हियरिंग्स होती हैं वो भी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और जैसे गवर्नमेंट जो है बार बार मतलब इसी पे फोकस कर रही है कि डिजिटाइजेशन होना चाहिए, मैक्सिमम डिजिटाइजेशन हर चीज़ का। तो यही सारी प्रॉब्लम का और जो एक गवर्नेंस है उसका सल्यूशन है ना। लेकिन यहाँ पे इसको गेम चेंजर्स भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं उसको केयरफुल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और हर जगह पे कि मतलब उसके क्या इम्पैक्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, है ना, आने वाले टाइम में। तो क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड बोला जाता है ना, न्याय में देरी ही क्या है, मतलब न्याय में डिनाइड, क्या बोलते हैं, न्याय में देरी ही, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाई, याद रख लो मतलब।
मतलब अन्याय है ना, जस्टिस डिलेड की, न्याय में देरी अगर हो जाती है तो उसी को क्या बोल देंगे, जस्टिस नहीं मिला है ना, जस्टिस नहीं मिल पाया। इज़ अ नोटोरियसली अब्यूज्ड मैक्सिम इन आर कोर्ट सिस्टम कंसिडरिंग देर आर 3.1 करोड़ केसेस। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया 2019 का है ये, कि अगर हम बात करें हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो लोअर कोर्ट्स में हमारे 83 लाख केसेस पड़े हैं 10 सालों में, 83 लाख पेंडिंग केसेस हैं, है ना। टोटल हमारे 3.1 करोड़ केसेस पेंडिंग है। एंड 44 लाख जो है हमारे हाई कोर्ट्स में हैं, ठीक है, 32 लाख पेंडिंग फॉर ओवर 10 ईयर्स, तो इसमें से 32 है। एंड 60,000 केसेस पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे फिगर्स हैं। अगर हम जेलों की बात करें, हमारे जो प्रिजन्स हैं वो ओवर कैपेसिटी हो गई है वहाँ पे 114%, ऑफ विच 2/3 आर अंडर ट्रायल, है ना, जिसमें 2/3 का जो अंडर ट्रायल चल रहा है, who had no justice at all, the massive injustice already done to them is unforgivable। ऑलरेडी मतलब क्या है, इनजस्टिस उनके साथ ये हो रहा है, जो पेडेंसी ऑफ केसेस देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो वर्चुअल कोर्ट्स होंगे वो ठीक है, वो रिड्यूस तो करेंगे केसेस की पेडेंसी में, टाइम भी जो है ज़्यादा जो लगता था वो भी रिड्यूस होगा। स्मॉल फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं, इंश्योरेंस, टैरिफ क्लेम्स, इनको ही बोला गया था ना भी, चालान्स वगैरह जैसे जो केसेस होंगे उनकी सुनवाई एटलीस्ट वर्चुअल कोर्ट के ही थ्रू हो, है ना। लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, क्योंकि हमको केयरफुल रहना होगा और वर्चुअल कोर्ट में, क्योंकि हमको जो है पार्टिसिपेंट्स जो हैं ये उनकी चॉइस पे भी डिपेंड करना चाहिए कि वो चाहते हैं वर्चुअल कोर्ट के थ्रू या फिर फिजिकल कोर्ट के थ्रू। जैसे कि जो टैक्स, इंश्योरेंस और कुछ कॉर्पोरेट मैटर्स होते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू, तो वहाँ पे नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसलिएशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो ये बोला गया था कि ये ट्रैवल कॉस्ट और सब चीज़ को रिड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है दूसरे साइड को भी देखना। और टेक्नोलॉजीज़ जो है अलोन डू नॉट इम्प्रूव द सिस्टम बट पीपल डू, है ना। तो एडॉप्शन अगर हम करेंगे इन सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ का, तो इसके लिए हमको केयरफुल प्रिपरेशन भी करनी होगी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की। हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने मतलब क्रिएट किया हुआ है एक लोकल कोड सिस्टम, है ना, तो उनको मतलब ट्रेनिंग देनी होगी कि किस तरीके से हैंडल किया जाए सिचुएशन को। और जो अभी जजेस हैं, अभी की हम बात करें तो करेंटली किस तरीके से वो बात करते हैं, वो लैंडलाइन फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, है ना, और विदाउट वीडियो। लॉयर्स जो है वो केस को मतलब वहाँ कहाँ से उसकी हेयरिंग कर रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में तो मतलब कहीं कहीं पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो अपने कार में जा रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से वो कर रहे हैं, तो ऑडियो का फेलियर्स हो जा रहा है बीच में, कभी कभी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, कॉल ड्रॉप्स इतनी हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो मतलब एक तरह से डिसएम्पावर करेंगे जो न्यू प्रोटोकॉल है उसको, बिना अच्छे से समझे उसका जो एप्लीकेशंस हैं, है ना, उसको ना जाने। तो ये हमारे जो गरीब लोग हैं स्पेशली, जिनका जो केसेस जो अंडर ट्रायल है ना, तो वो जो लॉयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक ये होगा। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो हम ऑलरेडी काफ़ी सारी सर्विसेज में डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री है, बिजनेस सेक्टर, एग्रीकल्चर, डिफेंस, गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, है ना। तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं। और अभी जो कोर्ट की जो रूलिंग्स होती है वो ह्यूमन के अलावा एनिमल्स, रिवर, इवन गॉड, सब पे ही अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया है कि मतलब ये जो केस है जहाँ पे एक डिसीज़न जो है किसी की लाइफ और किसी की जो लिबर्टी है ना, उसको अफेक्ट कर सकता है, तो इसमें काफ़ी फिजिकल कोर्ट रूम की जो वैल्यू है, मतलब भूमिका है, वो महत्वपूर्ण हो जाती है ना। तो फिजिकल कोर्ट रूम और वर्चुअल कोर्ट रूम पे अगर लिखने को आता है कि कौन सा प्रेफरेबल मतलब है और क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे फिजिकल कोर्ट रूम को मतलब सपोर्ट किया गया कि वो होना चाहिए। तो यहाँ आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, है ना। अब जैसे लॉयर हैं, उनको बार बार इंटरप्शन करना होता है, आर्ग्यूमेंट करना होता है, तो वो क्या है, वो भी होता है फिजिकल कोर्ट रूम में ही होता है ना। अमर्त्य सेन ने भी बोला था, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, उनकी एक किताब है ये, बट दिस कैन नॉट हैपन अनलेस द होस्ट ऑफ द वीडियो कोर्ट हियरिंग अनम्यूट्स यू, है ना। तो उस टाइम पे तो तब तक नहीं हो सकता ना जब तक आपको अनम्यूट ना करे, लेकिन वीडियो कॉल में तो बाकी की कॉल्स जो रहती हैं जब तक कोई बात कर रहा है तो वो म्यूट रहती हैं। सो अपीलिंग फॉर कंपैशन फॉर एल्डरली एंड डिसेबल्ड, है ना। तो मेन मतलब जो अभी हमारे बीच में जो हमसे जो बुज़ुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, और जो 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 सीनियर सिटीज़न है, जो कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको हैं कोविड-19 के साथ साथ, तो उनके जो है इजीली इग्नोर कर दिए जाती हैं अपील जजेस के द्वारा। हमको उनके लिए थोड़ा कंपैशनेट बनना होगा, है ना। और
जो भी सेमिनल एंड क्रूशल मैटर्स हैं दैट नीड डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन शुड नेवर बी रिप्लेस बाय वर्चुअल कोर्ट्स, है ना। तो ये लाइन आप देख सकते हो कि सेमिनल एंड क्रूशल मैटर्स दैट नीड डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन शुड नेवर बी रिप्लेस बाय वर्चुअल कोर्ट्स, नहीं हो सकते जहाँ पे डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। और यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो यहाँ पे जो लॉज है, इथिक्स है, मॉरलिटी है, विजडम है, कंपैशन है ना, इन सब चीज़ों को कंसीडर यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे, द फॉल्ट इज़ नॉट इन आर स्टार। तो ये आर्टिकल केवल मतलब कुछ ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें एक ये चीज़ बोली जा रही है कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो एक हमारी सोसाइटी अभी किस तरीके की है, हमारी आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं उसी का ही रिफ्लेक्शन है ना। वही सब चीज़ें तो दिखाते हैं, कहाँ से मतलब कहानियाँ आती हैं, क्योंकि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है तो जो है इट इज़ करप्ट बिकॉज वी एज अ नेशन आर करप्ट, है ना। इट इज़ नेपोटिस्टिक बिकॉज इट इज़ नेवर अकर्स टू अस टेल आर सन्स कि हम अपने बेटों को मतलब अपने बच्चों को नहीं बोलते हैं कि आप जाओ खुद के पैसों पे आप मतलब क्या करो, अपना जीवन यापन करो, इस तरह की चीज़ें नहीं बोलते। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। और ऑथर ने जो है काफ़ी टाइम पहले से ही क्या कर दिया है, टेलीविज़न देखना स्टॉप कर दिया है एंड डिस्कनेक्ट कर दिया सोशल मीडिया से आफ्टर फ्यू ईयर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ें उसमें मतलब बेकार की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड आई रिलाई ऑन द न्यूज़ पेपर्स, है ना, ऑन द डिस्पैशनेट लुक ऑफ वर्ड्स दैट हैव बीन एडिटेड एंड विच सीक बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो हमको मेरे ख्याल से भी मतलब हमको रिलाई करना चाहिए न्यूज़पेपर पे ही, क्योंकि टेलीविज़न में ऐसा कुछ खास आता नहीं है। और टेलीविज़न में भी अगर आप बोलोगे कि राज्यसभा टीवी देखनी है, लोकसभा टीवी देखनी है, तो अगर आप अकेले हो तो तब तो ठीक है, लेकिन हम घर पे फैमिली परिवार के साथ रह रहे हो तब आप ये चैनल भी नहीं देख सकते, है ना। तो उसमें आप मतलब अपने फ़ोन से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें देख सकते हो, इसके लिए टेलीविज़न देखने की ज़रूरत ही नहीं है। द आंसर इज़ फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजमोहन गांधी ने उन्होंने बोला है कि ये जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कब ऐड किया गया था, तो मेनली यहाँ पे कुछ इन्होंने पहले टाइमलाइंस दी हुई हैं कि इन्होंने ऐसा बोला। फिर पहले मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब एक तरह से फ्रेमवर्क सेटअप हो रहा था उसका, तो 1931 में फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो कराची में मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे रेजोल्यूशन आए थे, है ना। उस टाइम पे जैसे पहले आया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, ये सब होने चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। फिर रिलीजन, कास्ट और क्रीड के रिगार्डिंग आया था, है ना, कि सबके लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और मतलब कोई भी जो है कास्ट वगैरह के नाम पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देन माइलस्टोन जो था, पावरफुल माइलस्टोन 1936 में आया, एक टेक्स्ट था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वेयर जो अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने लिखा था कि आपकी आइडल सोसाइटी मतलब कैसी होगी, इफ़ यू डू नॉट वांट कास्ट, है ना, इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ बाउंड टू बी आस्क्ड ऑफ यू, इफ़ यू आस्क मी। तो इनकी जो आइडियल सोसाइटी थी वुड बी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड वाई नॉट, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बार ये बोल रहे हैं कि ये जो वर्ड था फेटर्निटी, ठीक है, भाईचारा, तो इसको इंजेक्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल की जो कन्वर्सेशन थी उसमें। और उसके बाद जो था, ऑल पीपल ऑफ इंडिया शेल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, 1946 में ये रेजोल्यूशन डिक्लेयर किया गया था। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन एंड एसोसिएशन एंड एक्शन। फिर आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बने थे, जो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, है ना, कौन थे, इंडिया के फ्री इंडिया के फर्स्ट कैबिनेट एज चेयरमैन अम्बेडकर, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे ये जो स्पीच थी ये भी बनाई हुई थी, है ना, इसकी पूरी। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि जो मतलब जो 6 फरवरी 1948 को जो मीटिंग हुई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग, तो वहाँ पे ये सजेस्ट किया गया था कि फ्रेटर्निटी का भी इंक्लूजन किया जाएगा, है ना, मे हैव बीन कनेक्टेड टू असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि इससे जिस पहले बोला जा रहा है कि उससे रिलेशन हो सकता है इसका फ्रेटर्निटी का, क्योंकि इससे जिस पहले कुछ एक हफ्ते पहले महात्मा गांधी का असैसिनेशन भी हुआ था। क्वाइट प्लीज में ये आर्टिकल है, अब म्यूट बटन, है ना। तो यहाँ पे आज होगी सेकेंड राउंड ऑफ डिबेट होगी, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट जो है ना नॉमिनी, और दूसरे कौन है, डेमोक्रेटिक जो बाइडेन, तो इन दोनों के बीच में आज सेकंड डिबेट होगी। तो यहाँ पे कुछ न्यू नॉर्म्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जैसे कि अभी पहले जो था इन्होंने एक दूसरे को आपस में जैसे क्लॉन और शट अप वगैरह ये सब वर्ड जो थे यूज़ किए थे, तो एक स्तर जो था डिबेट का वो ख़राब होता रह रहा था। तो अभी ये कि 2 मिनट तक एक बोलता रहेगा व्यक्ति, तो दूसरे का जो यहाँ पे माइक वगैरह होगा वो म्यूट किया जाएगा, है ना, वो नहीं बोल सकता। और ये ट्रंप ने इसको अनफेयर बोला है ना, कि ये अनफेयर है
और बटन पार्टीशन एंड अनफेयर, बट द प्रॉब्लम जो है पब्लिक डिस्कोर्स विल नॉट गो अवे, है ना। तो ये बोला है कि फिर भी हम बात करेंगे, डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। अबाउट अ हीरो, तो ये कंट्रोवर्सी है, मुरलीधरन बायोपिक एक बन रही थी, ठीक है, 800 नाम है फिल्म का, तो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया 800। तो ये जो श्रीलंकन क्रिकेटर हैं, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन, तो इन पे ये बन रही थी, इनके जो लाइफ है उस पर ये बन रही थी, और एक्टर विजय सेतुपति इनका रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया एक सेक्शन के द्वारा ऑफ द इंडस्ट्री, है ना। ये बोला गया कि मतलब ये क्या कर रहे थे, क्योंकि जो मुरलीधरन है उसको इसमें पोर्ट्रेट किया गया है कि इन्होंने कोलैबोरेट किया था सिन्हला मेजोरिटेरियन से, ठीक है, मेजोरिटेरियन सेंटिमेंट से, और बिट्रे किया द तमिल कॉज, तो इस वजह से यहाँ पे ये बोला गया है, और ये वैसे तमिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑन अ लार्जर स्टेट, तो ये लार्जर स्टेज जो है ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मर्स बिल से ही रिलेटेड है। यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है, द राइज ऑफ द क्वाड, ठीक है, तो ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो उसको आप देख सकते हो। एक तो यहाँ पे RSCI, ठीक है, तो ये आप इसको अभी अपने IR के नोट्स में इंडिया चाइना के रिलेशन में आप ऐड कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो RSCI क्या है, ये है रिजाइलेंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव, ठीक है। अब इसमें चाइना क्या करने वाला है, चाइना जो भी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन सबको इन्वॉल्व करके और फोकस करेगा जो भी सेक्टर है यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और आपको पता है फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है ना, APIs जो हैं, उसके लिए हम इंडिया भी किस पे डिपेंडेंट है, चाइना पे, है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इतनी मतलब डिमांड क्रिएट करेगा, तो हम टेलीकम्युनिकेशन हो या फिर ऑटोमोबाइल्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, सेमीकंडक्टर हो, तो यहाँ पे फोकस करके और हम सारी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करेगा। तो ये चाइना की क्या पॉलिसी है, रिसाइलेंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव, ठीक है। अब इसको पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और एक दूसरी एक थी वेइकी, ठीक है, WEIKI, तो इसमें यह है कि नेटवर्क एंड कनेक्शंस, है ना, नेटवर्क एंड कनेक्शंस, तो इसमें भी वही है कि चाइना मतलब क्या करेगा, जैसे क्वाड है ना, क्वाड में स्पेशली जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इनकी जो इकोनॉमीज़ है वो पूरी तरह से हैविली डिपेंडेंट है किस पे, चाइना पे। तो ये अपने नेटवर्क और कनेक्शन इस तरीके से रखना चाहता है कि ये जो जापान है मतलब वो ठीक तरह से एक मतलब रिलेशन रखें आगे आने वाले टाइम में भी, ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पे काम वाम चलता है ना। तो ये चीज़ है, तो दो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई, बाकी क्वाड का तो हमको पता ही है कि कौन कौन से, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया तो था ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज जो है उसमें भी ऐड किया गया है, ठीक है, तो नवंबर से ये होगी। और चाइना जो है हमेशा से ही इसको देखता है क्वाड को, इंडो पैसिफिक नेटो थ्रू द क्वाड, द वेरी फैक्ट दैट चाइना नो लॉन्गर डिस्क्राइब्स इट एज अ हेडलाइन ग्रैबिंग और फॉर्म ऑन द सी, है ना। तो ये चीज़ है, और बाकी क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। तो यही चीज़ बोली गई है कि अगर हम कंपैरिजन करें एशिया पैसिफिक का, जो ट्रांस पैसिफिक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इम्पल्सेस है ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, है ना, तो अब जो मतलब जैसे हमने अभी क्या किया, जैसे BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, और जो RCEP था, है ना, तो उसको भी हमने क्या किया, उसमें भी हम शामिल नहीं हुए। तो ये सब चीज़ एक तरह से इंडिया के लिए उस टाइम पे बोला गया था कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि एक तरह से सही है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो योशिंदे हैं, योशिंदे सुगा कौन है, जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये काफ़ी मतलब एक टफ लाइन रख रहे हैं, जैसे जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्हीं की तरह, है ना। और इलेक्शन जो होंगे अगले साल होंगे। एंड जापान रिसेंट एग्रीमेंट्स, तो जापान जो है बाकी कंट्रीज़ के साथ भी एग्रीमेंट्स करने जा रहा है, जैसे वियतनाम, फिलीपींस, है ना, डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है। तो इस तरीके से हमारे जो इंडोनेशिया और थाईलैंड, तो ये सब कंट्रीज़ भी आने वाले फ्यूचर में एक साथ हो सकती हैं, और काफ़ी कुछ बेहतरीन ये कदम इसमें उठा सकते हैं, है ना। तो ये है। और जो यहाँ पे अगर क्वाड प्लस है, वो जो फॉर्मेट है क्वाड प्लस का, तो ये क्या लाएगा रीजन में, इकोनॉमिक जो नीड्स है वो पूरी करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना। और यहाँ पे जो अनक्लॉज है, तो चाइना इसका मेंबर भी अनक्लॉज का, लेकिन इसको डिसरिगार्ड ही करता है वो, है ना। और साउथ चाइना सी में चाइना जो है
प्री पोस्टर्स क्लेम जो है कि आइलैंड बिल्डिंग प्री मिलिट्राइजेशन ऑफ ओशियनिक स्पेस कंटिन्यू टू ग्रैब हेडलाइंस, है ना। तो ये सब चीज़ें चाइना के द्वारा की जा रही हैं। इन द इंडियन ओशन चाइना यूज़ द एंटी पायरेसी क्लॉक ऑफ एंटी पायरेसी डिप्लॉयमेंट्स, है ना। तो वहाँ पे क्वाजी परमानेंट प्रेजेंस के लिए वो मेंटेन करता है अपनी, एंड बेसेस हैं जैसे ग्वादर में है, जिबूती में है, और तो इसी तरह से वो पेनिट्रेटिंग कर रहा है साउथ एशिया से लेके गल्फ रीजन एंड टेरिटोरियल अफ्रीका में भी, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लेट्स सी क्या आर्टिकल में कुछ नया है। ये एक आर्टिकल है कुछ है कि मेट्रो लाइन कनेक्टिंग जेवर एंड दिल्ली एयरपोर्ट्स टू फिनिश बाय 2024, ठीक है। तो ये जेवर एयरपोर्ट है, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट, और यहाँ से कहाँ ये कनेक्ट करेगा, आईजीआई एयरपोर्ट, है ना, और दिल्ली एयरपोर्ट को। तो यही चीज़ बोला जा रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर है डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे रेडी हो गया है, एंड डायरेक्टली ये कनेक्टेड होगा दिल्ली एयरपोर्ट से वाया मेट्रो, ठीक है। ये जो यमुना एक्सप्रेस, येडा क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो इनके थ्रू, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, LIC की न्यू स्कीम न्यू जीवन शांति, ठीक है, नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेंट, तो ये सब आप देखा कीजिए ऐड। INS कवरती जो है ना, जनरल MN नरवाने, तो यहाँ पे कमीशन किया जा रहा है इसको, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, है ना, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो यहाँ से हमको दोबारा से रिवीजन भी हो गया इसका, और कोलकाता में है ये, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। यहाँ पे कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है डेस्क फॉर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन GNK। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब 3 टियर सिस्टम यहाँ पे भी हो गया है, DDC, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हो गई, दूसरा क्या है, ब्लॉक और विलेज लेवल पे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये होगा, और ये किसके तहत अप्रूव किया गया है, अमेंडमेंट किया गया था जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का, उसके तहत, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये किया जा रहा है अक्टूबर 16 से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।